Hi guys, welcome to another video by Life Science Exam Notification channel. This video is the part 5 of Molecular Biology course, and in this video we are going to discuss the leftover part of REC-BCD pathway and site specific recombination. So REC-BCD pathway हमने last class में start कर लिया था. So जो भी new students हैं, I request them all to watch the previous lecture before starting with this lecture because हमने वहाँ पे कुछ बेसिक्स रेक बीसीडी पाथवे का कवर कर लिया था. अभी सिर्फ हमें उसकी ब्रेक ज्वाइनिंग कैसे हो रही है वो पढ़ना है. सो बट बिफोर दैट आई विल डिस्कस इन ब्रीफ what we have learned in the previous lecture of rec bcd pathway. So starting with this diagram, सबसे पहले क्या होता है हमारा रेक बीसीडी पाथवे बेसिकली कैसे वर्क करता है. सो रेक बीसीडी पाथवे में 3 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, रेक बी, रेक सी एंड रेक डी. सो इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को रेक बीसीडी बोला जाता है और इस पाथवे का नाम इसीलिए रेक बीसीडी है. सो इसमें जो एंजाइम्स है रेक बी और डी, इसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है एज वेल एज हेलिकेज एक्टिविटी होती है. रेक बीसीडी पाथवे बेसिकली कैसे स्टार्ट होता है. सबसे पहले एंजाइम रेक बीसीडी आता है, वो ब्लंट एंड डीएनए पे बाइंड करता है बिकॉज बी और डी के पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और हेलिकेज एक्टिविटी है, तो ये ओपनिंग कराते हैं डीएनए स्ट्रैंड्स की और उन्हें अनील नहीं होने देते हैं. फिर आता है हमारा काई साइड तक, ये मूव करता है, वहां तक ओपनिंग कराता है. ये हमारी लेट मी शो यू. सो दिस इज आवर काई साइड. तो यहाँ तक हमारी काई साइट होती है. ये बीसीडी एंजाइम यहाँ तक ओपनिंग कराता है. ओपनिंग कराने के बाद जब ये काई साइट पे पहुंचता है तो रेक सी जो होता है, ये रेक सी जो है यही काई साइट को रिकॉग्नाइज कर रहा है यहाँ पे. फिर काई साइट रिकॉग्नाइज हो गई, यहाँ पे कट लगा, रेक ए आता है. रेक ए क्या करता है, बीसीडी कॉम्प्लेक्स को रिमूव करता है और रेक ए लोड हो जाता है. रेक ए लोड होने के बाद हमारा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है साइड में, उस पे रेक ए जो है अपना सीक्वेंस ढूंढता है. कैसे सीक्वेंस, होमोलोगस सीक्वेंस ढूंढता है और वहां पे ये स्ट्रैंड इवेजन कराता है. स्ट्रैंड इवेजन के बाद जब हमारे इसको होमोलोगस क्रोमोसोम मिल गया है तो ये यहाँ पे बाइंडिंग कराना चाहेगा. बट क्या होता है, कैसे होता है ये, सो अब देखते हैं इसके आगे. सो फिर जब इसको होमोलोगस क्रोमोसोम मिला तो इसमें 2 साइड का हमारा ब्रेक ज्वाइनिंग हो सकती है. एक तो ये हो सकता है कि यहाँ से क्या इसने स्ट्रैंड इन्वेजन कराया और यहाँ से इसको मिला होमोलोगस क्रोमोसोम पे, स्ट्रैंड इन्वेजन कराया और यहाँ पे इस स्ट्रैंड के अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस सिंथेसाइज करा ली और यहाँ पे हमारा लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस हो रहा है. ये डी लूप फॉर्मेशन हो जाता है. डी लूप जो होती है फिर ये बाद में रिमूव हो जाती है और हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री है सिर्फ वही बचता है. सो न्यूली सिंथेसाइज ये हो गया और फिर ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम के थ्रू यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो जाता है. इन रेसिप्रोकल ब्रेक ज्वाइनिंग यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसिस नहीं होता है, न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस नहीं होता है, बल्कि क्रॉसओवर हो जाता है. क्रॉसओवर होने की वजह से यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट रेसिप्रोकल ब्रेक ज्वाइनिंग एंड नॉन रेसिप्रोकल ब्रेक ज्वाइनिंग. अब हम इसके स्टेप्स को रीड करते हैं. सबसे पहले स्टेप्स ऑफ रेक बीसीडी पाथवे. बाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स एंड बाय रेक बीसीडी. क्या होता है, रेक बीसीडी आता है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक जो है उस पर बाइंड करता है डीएनए. अब क्या होता है, अनजिपिंग द डीएनए डुप्लेक्स बाय रेक बी एंड डी हेलिकेज एक्टिविटी. रेक बी और डी के बाद जो हेलिकेज एक्टिविटी है उसके थ्रू डीएनए डुप्लेक्स जो होता है वो अनजिप हो जाता है, मतलब ओपन हो जाता है. रेक बी ऑल्सो हैव न्यूक्लियस एक्टिविटी दैट कट सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बाय अनजिपिंग प्रोसेस. अनजिपिंग प्रोसेस के थ्रू रेक बी जो है उसकी न्यूक्लियस एक्टिविटी क्या करती है, सिंगल स्ट्रैंड को कट करती है. और ये अनजिपिंग प्रोसेस कब तक चलता रहता है, काई साइट तक. जब काई साइट रिकॉग्नाइज हो जाती है, रेक बी सी जो डी जो होता है वो कट करता है डीएनए स्ट्रैंड को और लोड करता है मल्टीपल रेक ए प्रोटीन्स को. मल्टीपल रेक ए प्रोटीन्स लोड हो रहे थे
सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पे, और वहां पे न्यूली जनरेटेड 3' एंड बन रहा था। ठीक है, जो हमने देखा था रैक ए की मल्टीपल यूनिट्स थी ब्लू कलर में, और वो न्यूली जनरेटेड 3' एंड बन रहा था, और वो नीचे जाके स्ट्रैंड इवेशन करा रहा था। फिर देन दिस डीएनए बिगेन टू सर्च फॉर सिमिलर सीक्वेंस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये न्यूली जनरेटेड 3' एंड का जो डीएनए है ये होमोलोगस क्रोमोसोम पे सिमिलर सीक्वेंस ढूंढेगा। जब इसको सिमिलर सीक्वेंस मिल जाएगी, द सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोप्रोटीन फिलामेंट मूव्स इनटू द होमोलोगस रिसिपिएंट डीएनए ड्यूप्लेक्स, एंड दिस प्रोसेस नोन एज स्ट्रैंड इवेशन। ओके, आफ्टर दिस अगर डी लूप कट हो जाती है तो स्ट्रैंड का स्वैपिंग हो जाता है। हमारे हमने पढ़ा था क्रॉस ओवर हो जाता है, क्रॉस शेप स्ट्रक्चर बन जाता है और होल्डी जंक्शन बन जाता है। ठीक है, और होल्डी जंक्शन को रिजॉल्व करने के लिए रैक RUV ABC आते हैं, और ये 2 रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को रेसिप्रोकल एक्सचेंज के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। अगर रैक BCD में कोई म्यूटेशन हो जाती है तो ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर जो है ये फेल हो जाता है, और रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में फेल हो जाता है। ये तो हमने रेसिप्रोकल ब्रेक ज्वाइनिंग का पढ़ा था। ये वाला जो हमने पॉइंट पढ़ा ये किसका था? रेसिप्रोकल का था। मैंने आपको अभी नॉन रेसिप्रोकल ब्रेक ज्वाइनिंग भी पढ़ाई है थ्रू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, ये हमने रेसिप्रोकल ब्रेक ज्वाइनिंग का एग्जाम्पल वहां पे पढ़ा था, जो स्टेटमेंट दिया हुआ था। नॉन रेसिप्रोकल ब्रेक ज्वाइनिंग का मैंने आपको बताया स्ट्रैंड इन्वेजन होता है, डी लूप जो होती है वो रिमूव हो जाती है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा आता है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। हमारा जो रैक BCD पाथवे था वो वहां पे फिनिश हो जाता है। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन को स्टार्ट करते हैं। So, site-specific recombination, also known as conservative site-specific recombination. Site-specific recombination को conservative site-specific recombination भी बोला जाता है। So, बस एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो रहा है जिसका नाम है conservative. In this, strand exchange take place within segment showing at least a certain degree of sequence homology. इसमें क्या होता है? strand exchange होते हैं, और किस सेगमेंट में होते हैं? जिसमें कुछ तो होमोलोगस रीजन होगा, मतलब वो एंटायरली डिफरेंट सीक्वेंसेस नहीं होंगे, तभी ये स्ट्रैंड एक्सचेंज हो सकता है और सभी साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। Site-specific recombinases perform rearrangement of DNA segment by recognizing and binding to short DNA sequences at which they cleave the DNA backbone. क्या होता है? साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेसेस, ये एक तरह के एंजाइम होते हैं। ये डीएनए सेगमेंट का जो हमारा एक्सचेंज हो रहा है उसके लिए ये रीअरेंजमेंट कराते हैं, और ये क्लीव करते हैं शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस को, और डीएनए बैकबोन को क्लीव करा देते हैं। और क्या होता है इसकी वजह से? जो 2 डीएनए हेलिक्स का जो रीजन है उसके स्ट्रैंड एक्सचेंज होते हैं और उनको फिर रिजॉइन कराते हैं ये साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेसेस। ठीक है, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन सिस्टम आर हाईली स्पेसिफिक। ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, फास्ट होते हैं एंड इफिशिएंट होते हैं। इवन व्हेन फेस्ड विद कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक जीनोम, और कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक जीनोम्स में भी ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, फास्ट एंड इफिशिएंट होते हैं। से बैक्टीरियल जीनोम तो इजी है, बट ये यूकैरियोट्स में भी इजीली वर्क कर पा रहे हैं। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेसेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 फैमिलीज। एक फैमिली होती है टायरोसिन रिकॉम्बिनेज फैमिली, और दूसरी फैमिली होती है सीरीन रिकॉम्बिनेज फैमिली। सो ये एक एग्जाम्पल है लैम्डा फेज रिकॉम्बिनेशन। इसमें साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले जो होता है, द इंटीग्रेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज लैम्डा इनटू इक्वलाई क्रोमोसोम अकर बाय reciprocal recombination between specific site in the phage and bacterial chromosome, और ATTP और ATTB। क्या होता है? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारा जो इकोलाई होता है, इकोलाई सेल है, उसका अपना न्यूक्लियोइड है। ये बैक्टीरियल सेल होता है तो न्यूक्लियोइड रीजन ही होगा यहाँ पे, मतलब इसका डीएनए। फिर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड में क्या होता है? और फिर हमारा बैक्टीरियोफेज काफी बड़ा बन गया है बाय द वे।
ठीक है, ये हमारा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज इसमें इंजेक्ट करा रहा है अपना डीएनए। तो बैक्टीरियोफेज के पास जो वो था डीएनए है, उसके डीएनए में एक स्पेसिफिक साइट है जिसका नाम है ATTP, और इसे पॉप भी बोलते हैं। ठीक है, और हमारा जो इकोलाई का प्लाज्मिड है उसके पास हमारा होता है क्या, ATTB साइट, और इसको बॉब बोलते हैं। ATTP जो होता है अप्रोक्सीमेटली 240 बेस पेयर इन लेंथ होता है, और ATTB जो होता है ये अप्रोक्सीमेटली 25 बेस पेयर इन लेंथ होता है। सो ATTP साइट इज मच स्मॉलर देन ATTP. Each ATT is consist of core O flanked by 2 arms. अब यहाँ पे देखा हमने, ये कोर O है, इसको कोर बोला जाता है, और इसमें 2 आर्म्स से फ्लैंक्ड है, एक P और एक P प्राइम। और ऐसे ही सेम इधर एक O है और फ्लैंक्ड है B से। द कोर इज 15 बेस पेयर सेगमेंट। कोर जो होती है 15 बेस पेयर सेगमेंट की होती है। The product of integration are the hybrid site ATTL and ATTR which flank the integrated chromosome. So हम अभी देखते हैं हाइब्रिड साइट कैसे दिख रही है और कैसे बन रही है। और इन हाइब्रिड साइट को ATTL और ATTR बोला जाता है। Integration of phage lambda into bacterial chromosome require one phage encoded protein integrase. ठीक है, जब इंटीग्रेशन होता है फेज लैम्डा का बैक्टीरियल क्रोमोसोम में, तो वहां पे रिक्वायरमेंट होती है एक प्रोटीन की। कौन से प्रोटीन की, इंटीग्रेस की, जो कि कोड करता है, फेज ही कोड करता है उस इंटीग्रेस को। इंटीग्रेशन कराना है उसे अपने जीनोम का, तो वो इंटीग्रेस एंजाइम को भी इनकोड करता है। टायरोसिन रिकॉम्बिनेज, एक टायरोसिन रिकॉम्बिनेज की भी रिक्वायरमेंट होती है। एंड वन बैक्टीरियल प्रोटीन जिसका नाम होता है इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर, IHF। ठीक है, इन तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट क्या, इंटीग्रेस, सेकेंड रिकॉम्बिनेज, एंड थर्ड हमारा IHF, इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर। IHF is a sequence dependent DNA binding protein that introduce large bend in a DNA. IHF क्या है, IHF का फंक्शन क्या है, IHF क्या है, एक सीक्वेंस डिपेंडेंट DNA बाइंडिंग प्रोटीन है। मतलब वो अपनी सीक्वेंस पे ही बाइंड करेगा DNA में, और इंट्रोड्यूस कराता है वो मतलब लार्ज बैंड्स को DNA में, मतलब DNA को बेंड करने में हेल्प करता है। बोथ ऑफ दिस प्रोटीन बाइंड टू साइट्स ऑन द ATTP to form a complex with central conserved 15 base pair core element of ATTP that also नेक्स्ट स्लाइड में। क्या करता है ये, बहुत जो प्रोटीन होते हैं इंटीग्रेस और रिकॉम्बिनेज, ये दोनों ही क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं ATTP साइट पे, और ये कॉम्प्लेक्स बनवाते हैं बाइंड करके वहां पे 15 बेस पेयर कोर एलिमेंट के साथ। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, सॉरी, ATT एंड ATT क्या हो रहा है, ये PATT साइट है और यहाँ पे पॉप, ये PATT साइट थी और इसको हम पॉप बोलते थे, और ये कोर रीजन है 15 बेस पेयर का, और इस पे फ्लैंक बाय P एंड P प्राइम। फिर हमारा ATTB साइट थी बॉब, B फ्लैंक O फ्लैंक बाय B एंड B प्राइम, O भी 15 बेस पेयर सेगमेंट का। ये हमारा किसमें होता है, ATTP होती है बैक्टीरियोफेज की, और हमारा ATTB जो होता है इकोलाई में होता है। अब क्या होता है, इंटीग्रेस और IHF जो होता है ये आके बाइंड करता है। ठीक है, इसी बाइंड करता है और क्रॉसओवर कराता है, जिसकी वजह से यहाँ से ये क्रॉसओवर ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे। जब इसमें क्रॉसओवर होता है तो हमारा BOP प्राइम बनता है, और बीच में ये वाला हमारा बैक्टीरियोफेज का ये वाला जीनोम
इंटीग्रेट हो जाता है और फिर आता है पी, जो हमारा यहाँ से था POB प्राइम, ठीक है। और जो लेफ्ट में होता है उसका ATTL बोलते हैं और राइट में ATTR। सो दिस वाज द साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरियोफेज लैम्डा एंड इकोलाई। ओके, so this was about the site specific recombination. Now we will deal with mutations. So what are mutations? Mutation is a permanent alteration of nucleotide sequences of the genome of an organism. अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में एक ऑल्ट्रेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, कुछ जो उसका ओरिजिनल क्रोमोसोम है उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, सो उसको हम म्यूटेशन बोलेंगे। और वो चेंजेस कैसे होंगे? परमानेंट होंगे। ये वायरसेस में भी हो सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए में हो सकते हैं बैक्टीरियल सेल्स के, या फिर कोई भी जेनेटिक एलिमेंट में। म्यूटेशन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू डीएनए। म्यूटेशन किस वजह से होता है? जब डीएनए में कोई भी डैमेज हो जाता है जो कि रिपेयर ना हो सके, या फिर रेप्लिकेशन के थ्रू कुछ ऐसा एरर आया है जिसमें या तो कोई बेस पेयर एक्स्ट्रा ऐड हो गया या कोई बेस पेयर स्लिप हो गया और उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर इंसर्ट ही नहीं हो पाया है, तो जिसकी वजह से म्यूटेशंस हो जाता है, ठीक है। या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिनको हम ट्रांसपोसोम्स बोलते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। म्यूटेशन इन जीन कैन आइदर हैव नो इफेक्ट। म्यूटेशन जो होते हैं जीन में, क्या या तो उनका बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा, या फिर वो जीन के पूरे प्रोडक्ट को भी ऑल्टर कर सकते हैं, या फिर उस जीन को फंक्शन करने से रोक सकते हैं, उसका फंक्शन कंप्लीटली या फिर प्रॉपरली नहीं होने देंगे वो। म्यूटेशन जो है प्ले अ पार्ट इन बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैसे कि इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? हेरिडेबल चेंज है और जो कि अडेप्ट करने में हमें हेल्प कर रहा है न्यू एनवायरमेंट्स में, ठीक है। इवोल्यूशन तो ठीक है, हमारा यूजफुल है, तो ये नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया। बट कैंसर इज एबनॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इट विल कोज डिसीज एंड इट कैन बी लीथल टू एन ऑर्गेनिज्म। कैंसर में सेल अनकंट्रोल डिवीजन शो कर रहे हैं। अब हमारा जो नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टी है वो कंट्रोल डिवीजन होता है उसमें और कॉन्टेक्ट इनहिबिशन होता है, बट कैंसर सेल ये प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं। सो दिस इज एन एबनॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। और डेवलपमेंट इम्यून सिस्टम का ये एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इम्यून सिस्टम का मतलब डेवलप ही करना। क्यों? अगर हमारा देखो, इम्यूनिटी हमारी कब डेवलप होती है? जब हम किसी पैथोजन से इंटरेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा प्राइमरी इम्यूनिटी, देन सेकेंडरी। सो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी डेवलप हो रही है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। अब हमारे म्यूटेशन भी दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है जीन म्यूटेशन और एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो दोनों की डेफिनेशन देखते हैं वन बाय वन। जीन म्यूटेशन इज द अलील। जीन म्यूटेशन में क्या होता है? द अलील ऑफ अ जीन चेंजेस। अलील्स क्या है हमारे? ये हमारा टू अलील्स है किसी भी चीज की। अगर इनमें कोई चेंजेस हो रहा है, जीन म्यूटेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, और इनको हम सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन भी बोल सकते हैं या फिर फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन भी बोल सकते हैं। अब हमारा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होता है? या तो एक क्रोमोसोम है, या तो इसका पूरा सेगमेंट जो है ये डिलीट हो जाए, या फिर एक और सेगमेंट इंसर्ट हो जाए एक्स्ट्रा, या फिर पूरा क्रोमोसोम ही गायब हो जाए, या फिर एक्स्ट्रा कॉपी बच जाए इसकी। तो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशंस होती है। अब म्यूटेशंस कैसी होती है? सम म्यूटेशंस आर गुड एंड सम कैन बी बैड। म्यूटेशंस भी कुछ अच्छी म्यूटेशंस भी हो सकती है दैट विल बी हेल्पफुल फॉर एन ऑर्गेनिज्म, और some mutation can be bad that can cause disease or some problem in an organism. So these mutations can be good or bad. Cell mutation within a DNA sequence are neutral events that produce genetic variation in
ऑर्गेनिज्म। सेल्स में जो म्यूटेशन होते हैं डीएनए सीक्वेंसेस में, वो नेचुरल इवेंट्स होते हैं और उसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आता है। कब आता है? जब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो रहा है हमारा क्रोमोसोम्स के बीच में, तो वो वेरिएशन कोज करा रहा है। सो दिस वाज नेचुरल इवेंट। म्यूटेटेड डीएनए सीक्वेंस कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग अकर्स इन गैमेटिक सेल। अगर ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस हैं जो पास हो रहे हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में, तो वो किस सेल्स में है? गैमेटिक सेल्स में है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि गैमेटिक सेल्स में जो म्यूटेशंस हो रही हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास ऑन हो सकती हैं। Mutated DNA sequence in somatic cell occur more frequently. म्यूटेशन डीएनए सीक्वेंस में सोमेटिक सेल्स में ज़्यादा होता है और ये डीएनए जो मॉडिफाई हुआ है सोमेटिक सेल्स में वो ऑफस्प्रिंग्स में नहीं जाता है। तो हमारा गैमेटिक सेल्स ही मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वही मिलके क्या बनाते हैं? न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। सो जो गैमेटिक सेल में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जो हमारा म्यूटेशन हो रहा है, वो ऑफस्प्रिंग तक जाएगा और जो सोमेटिक सेल में म्यूटेशन हो रहा है वो ऑफस्प्रिंग में नहीं। अब आता है हमारा डायरेक्शन ऑफ म्यूटेशन। तो डायरेक्शन ऑफ म्यूटेशन 2 टाइप्स का हो सकता है। एक हो सकता है फॉरवर्ड म्यूटेशन और एक होता है रिवर्स म्यूटेशन। तो फॉरवर्ड म्यूटेशन क्या करेगा? ये कराएगा, चेंज कराता है वाइल्ड टाइप से न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करा देता है। मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म में ऐसे ये नहीं कि पूरा इंटायर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हो जाएगा, कोई और स्पीशीज बन जाएगी, ऐसा नहीं है। म्यूटेशन में क्या होगा कि वाइल्ड टाइप हमारा जो जीन था उससे थोड़ा चेंजेस हो जाएंगे और एक न्यू फॉर्म फिनोटाइप डेवलप हो सकता है, समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड टाइप। ठीक है। अगर हमारा रिवर्स म्यूटेशन हो रहा है तो वो क्या करेगा? म्यूटेंट एलील को वापस से वाइल्ड टाइप में ले आएगा। तो फॉरवर्ड म्यूटेशन आगे ले जाता है और रिवर्स म्यूटेशन उस कोई जो हमारा म्यूटेंट एलील था उसको वापस वाइल्ड टाइप में ला देता है। जीन म्यूटेशन किस किस वजह से होते हैं अब ये देखते हैं। या तो एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन इज द फर्स्ट। अगर डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम कोई भी एरर हो रहा है तो हमारा जीन म्यूटेशन होगी। फिर आता है हमारा एरर इन डीएनए रिपेयर। डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, उसके बाद हमारा उसमें डीएनए रिपेयर भी होता है। क्यों? बिकॉज ऐसा हो सकता है कि डीएनए जब बन रहा था हमारा तो उसमें कुछ एरर्स आए और वो रिपेयर होके भी अगर करेक्ट ना हो पाए वो एरर्स, तो हमारा इस वजह से भी हो सकता है। Environmental mutagens causes damage that is not repaired correctly. Environmental mutagens भी होते हैं हमारे फिजिकल केमिकल, सनलाइट या फिर कोई और केमिकल के कांटेक्ट में आए तो उसने हमारे डीएनए में म्यूटेशंस करा दिया और वो रिपेयर नहीं हो पाया। तो ये भी मैकेनिज्म है जीन म्यूटेशन का। ट्रांसपोसोम्स एंड इंसर्शन सीक्वेंसेस। कोई इंसर्ट हो रहा है और ट्रांसपोसोम्स को जंपिंग जीन्स बोले जाता है। ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं विद इन अ डीएनए सीक्वेंस। और क्या होता है इसकी वजह से? या तो ये अपनी कॉपी बनाते हैं या फिर एक इसका होता है कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म से ट्रांसपोसोम वर्क करते हैं और कट पेस्ट से। ठीक है। कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये एक हमारा एक ट्रांसपोजोन है, हमारा डीएनए सीक्वेंस है, इस पे एक ट्रांसपोजोन है, ये अपनी कॉपी बनाएगा। ठीक है, कॉपी बन गई। ये कॉपी जो है ये न्यू जगह जाके पेस्ट हो जाती है। सो इसके जो होता है हमारा सीक्वेंस का एडिशन भी हो जाता है और ये कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म से काम करता है ट्रांसपोजोन। दूसरा टाइप होता है हमारा ट्रांसपोजोन के म्यूटेशन कराने का कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। कैसे होता है? ये हमारा डीएनए है, यहाँ पे हमारा ट्रांसपोजोन है, इनको मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट भी बोला जाता है। तो ये ट्रांसपोजोन है, ये यहाँ से कट होगा और नई जगह पे जाके ये न्यू डीएनए में कैसे पेस्ट होगा? ये अपनी जगह से तो कट हो जाएगा और एक न्यू जगह जाकर पेस्ट हो जाएगा। सो ये ऐसे करते हैं। सो दिस वाज अबाउट ट्रांसपोजन जोन्स। फिर आता है हमारा इंसर्शन सीक्वेंसेस।
म्यूटेशन सीक्वेंसेस जो होते हैं एक जगह से इंसर्ट हो जाता है कहीं भी डीएनए में बीच में. ओके, सो दीज आर द मैकेनिज्म्स ऑफ जीन म्यूटेशन. बात है अकरेंस ऑफ म्यूटेशन. म्यूटेशन कैसे अकर होती है? म्यूटेशन या तो स्पॉन्टेनियस होंगी या फिर इंड्यूस्ड होंगी. स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होती है? वो सेल्स में ओकेजनली अराइज होती हैं और वो किसी म्यूटेजन के एब्सेंस में भी डेवलप हो सकती हैं. दिस एजेंट कैन बी म्यूटेजन. ठीक है. बट इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या होती है? दे अकर ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू म्यूटेजन. जब एक ऑर्गेनिज्म किसी म्यूटेजन के कांटेक्ट में आएगा, जैसे कि हमारा हो गया CFCs हो गया या UV लाइट, ये सब हमारे म्यूटेशंस होते हैं. ये डीएनए में म्यूटेशन कॉज कराते हैं. सो इनके कांटेक्ट में आने से भी म्यूटेशन हो सकती है. और ये म्यूटेशन कैसा हो सकता है? केमिकल एजेंट भी हो सकता है या फिर फिजिकल एजेंट भी हो सकता है. इथिडियम ब्रोमाइड इज ऑल्सो अ म्यूटेजन. UV लाइट और CFCs भी आते हैं. सो these are our mutations. Mutations from transposons. These are mobile genetic element, also an important source of mutation in the class of insertion generated by these transposons. तो मैंने आपको ये बता दिया है. अब हमारा जीन म्यूटेशंस का टाइप मैंने अभी बताया आपको. म्यूटेशंस किस किस तरीके से हो सकती है? स्पॉन्टेनियस हो सकती है या फिर इंड्यूस्ड हो सकती है. स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की बात करें तो ये दो तरीके से हो सकती है. या तो रेप्लिकेशन में एरर आ रहा हो या तो स्पॉन्टेनियस लीजन्स बन रहा हो. स्पॉन्टेनियस लीजन्स में क्या क्या हो सकता है? या तो डीएमिनेशन हो रहा हो, मतलब अमाइन ग्रुप का रिमूवल हो रहा हो, या डी पायरिमिडेशन हो रहा हो, किसी पायरिमिडीन का रिमूवल हो रहा हो, डी प्यूरिनेशन हो रहा हो, प्यूरिन ग्रुप में से रिमूवल हो रहा हो, या फिर ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा हो. ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के थ्रू होता है ऑक्सीडेटिव डैमेज. फिर आता है हमारा रेप्लिकेशन एरर. रेप्लिकेशन एरर में या तो सब्सटीट्यूशन, जिसको हम पॉइंट म्यूटेशन भी बोल सकते हैं, इसमें किसी एक पॉइंट पे एक बेस पेयर चेंज हो रहा होगा. ये दो तरह के हो सकता है हमारे, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्शन. फिर आता है हमारा फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन. फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन किस किस की वजह से हो सकता है? या तो हमारा कोई सीक्वेंस ऐड हो रही हो या डिलीट हो रही हो, तो फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा हमारा. फिर आता है हमारा इंड्यूस्ड म्यूटेशंस. इंड्यूस्ड म्यूटेशंस किसकी वजह से होती है? म्यूटेजेंस की वजह से. दीज म्यूटेजेंस कैन बी फिजिकल एज वेल एज केमिकल म्यूटेजेंस. So guys, this was all about today's lecture. In the next lecture, we will continue with this type of mutations and we will deal in detail of these mutations. So please, if you like this video, please do like, share and subscribe to my channel for further video notification. I am trying to upload one video daily for you, and I am also providing target based syllabus completion schedule on my Telegram channel, so you can subscribe to my Telegram channel. So this was all about today's lecture. Thank you guys.